हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा लोहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो दोनों में ही आ जाता है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया जाता है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। लिखने का तरीका, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो इस वीडियो में आज का जो क्वेश्चन है वो है अनुसूचित जाति के सुधार के लिए या उसके उद्धार के लिए ढेबर आयोग द्वारा किए गए उपाय या सुझाव या रिकमेंडेशन, सिफारिशें। एक ही चीज़ है तीनों, इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी तरह भी सेंस बदल के आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि 16 नंबर और 8 नंबर में आने वाला ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, कितने नंबर के लिए, कितनी लेंथ इसमें चाहिएगी, वो भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, अनुसूचित जातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए या दूर करने हेतु ढेबर आयोग द्वारा दिए गए सुझाव, ये डिटेल में लिखना है। याद रखिएगा 8 से 16 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि शेड्यूल कास्ट होती क्या है। शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया हुआ है तो थोड़ी सी उसकी भूमिका हमें यहाँ पे बांधनी है। मीनिंग ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, ये वे जातियाँ थी जिनके छूने मात्र से अन्य जातियों के लोग स्वयं को अपवित्र मानने लगते थे। यानी छुआछूत की जो समस्या थी हमारे भारत में, उसमें से एक है ये कि जिसके छूने से जो अन्य जातियाँ यानी श्रेष्ठ जातियाँ वो अपने आप को अपवित्र मानती थी। 1935 में भारत सरकार ने इन अछूत समझने वाली जाति के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए अनुसूची तैयार की। 1935 का टाइम वही है जब मैकाले भी आया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। दूसरा, उसी की शिक्षा जो लागू हो रही है उसके द्वारा चलाई गई। और ये फिर सेकंड पॉइंट इसमें है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर किया गया प्रयोग था, उनके ऊपर अनुसूची तैयार की गई थी जिसमें उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, आरक्षण दिया गया था। इसमें लगभग 429 जातियों के लगभग 5-6 करोड़ लोग शामिल थे। यानी इसमें कितने लोग शामिल थे? 5 से 6 करोड़ लोग शामिल थे। इसी में उन्होंने इनके ऊपर अनुसूची तैयार की जिसमें कि इनको कुछ जो है सिफारिशें, जिनके अंडर इनको सुविधाएं दी गई थी। ये कम से कम दी गई थी सुविधाएं में 10 साल के लिए, लेकिन ये बढ़ती चली गई और अब तक भी ख़त्म नहीं हुई है। इनका उद्देश्य क्या था अनुसूचित को लाने का, कि भी जो अन्य जातियाँ, श्रेष्ठ जातियाँ हैं, वो अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं उनको बराबर लाया जा सके आरक्षण देकर। लेकिन अब वो आरक्षण इतना भयानक रूप धारण कर चुका है, आप भी देखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो अनुसूचित जाति के लोग थे इनको आरक्षण में अब भी वही ओहदा प्राप्त है, जबकि दूसरी जो श्रेष्ठ जातियां हैं वो अब लोअर हो गई हैं, यानी मीन्स आर्थिक रूप से वो भी कमज़ोर हैं, ये भी कमज़ोर हैं। मान लीजिए दोनों बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आरक्षण सिर्फ एक ही तरफ दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है इस तरफ। तो इसमें अब नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान द्वारा इन वर्गों की शिक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधान क्या थे। इन वर्गों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त करने से पहले इनके सामाजिक स्तर को समझना आवश्यक था, जिसके लिए हमारे संविधान में निम्न व्यवस्थाएं की गई। आर्टिकल 16 के द्वारा यानी अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई। अवसर की समानता मीन्स क्या है? जो आजकल आप देख रहे हो, जो बेरोजगार भटक रहे हैं, आरक्षण की वजह से भटक रहे हैं, जनरल कास्ट में अगर कोई 80% लेके पास करता है तो वो पीछे है, और जो 60 या 50 के आसपास जो है अनुसूचित जाति से है तो उसको आरक्षण काफ़ी मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। यानी हालांकि ये जातियाँ बांटने का काम किया गया है तो दोनों को बराबर किया जाना चाहिए। मांग उठती रहती है कि संविधान के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया उसको ख़त्म किया जाए, सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 17, 16 के बाद 17, छुआछूत को दूर करके इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। यानी किसी भी तरह का अगर अपराध जो लोग करते हैं, जैसे कि छुआछूत करते हैं, मीन्स क्या, आप नीची जाति के हो तो यहाँ पे अंदर नहीं आना, बाहर बैठे रहो, या कोई हमारी वस्तु उसको नहीं छूना, या कोई ऐसे अपशब्द निकाल देना, उनकी जाति पर कमेंट करना, अनुच्छेद 17 में है और इसको क्या किया गया है? दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है।
अनुच्छेद 18 क्या कहता है? शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा, मूल, वंश, जाति या किसी भी प्रकार का ऐसे आधार पर उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। यानी सबको स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है समान एडमिशन्स मिले, शिक्षा में उनको बराबर हिस्सेदारी मिले। अब यहाँ पे 18 के बाद अनुच्छेद 46 है। इसमें क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, दूसरे हैं जनजाति जो कि पहाड़ी जंगलों में रहते हैं, के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। और उनकी सब प्रकार के शोषण से भी रक्षा करेगा। अब ढेबर आयोग की जो सिफारिशें हैं वो कर लेते हैं। अब ये लागू कब हुआ? 1960-61 में लागू हुआ है। क्यों लागू किया गया था? इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की समस्याओं का पता लगाकर उनमें शिक्षा का प्रसार करने के सुझाव देना था। इस कमीशन को ढेबर कमीशन या ढेबर आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस आयोग की निम्न सिफारिशें यानी कि रिकमेंडेशंस थी जो कि हम अभी पढ़ेंगे। इस जाति के बच्चों को किसी शिल्प और कौशल की शिक्षा दी जाए, यानी किसी भी तरह के उनको काम, यानी जो हैंडमेड हैं या कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, उनकी उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और किसी के भरोसे ना रहें। जैसे पहले होता था कि जो श्रेष्ठ जातियों पर निर्भर रहते थे। इन जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त अध्यापकों को आवास की सुविधा दी जाए, यानी उनको रहने का स्थान दिया जाए। इन जातियों के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील जो कि आप देखते हो अभी आज के टाइम में है, तो ये इनको दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर इनकी शिक्षा का माध्यम इनकी मातृभाषा होनी चाहिए, जो अब 2023 से दोबारा आ रही है। अब यहाँ पे तो ये थी इनकी रिकमेंडेशन, उन्होंने क्या सिफारिशें की। अब यहाँ पे कुछ मुख्य शैक्षणिक सुविधाएं और प्रोत्साहन क्या मिला था इनको? आरक्षण मिला था, जो सबसे भयंकर, सबसे मैं कह सकती हूँ कि सबसे घटिया मानसिकता थी कि ये इसको कभी भी रोका नहीं गया, जिसकी वजह से आज भी हमारा भारत जातियों में बटा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे क्राइम पैदा होते हैं। तो आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि राजनीति जो है, राजनीतिक पार्टी जो है अपने हित के लिए इनको अभी भी आरक्षण के उस चक्कर में बांट रखा है लोगों को। इन पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कोर्सों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जो ये पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, इनके बच्चों के लिए केंद्र यानी कि सेंटर और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, इनके द्वारा विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए आरक्षण दिया जाए, यानी कि जैसे 5-10 नंबर की छूट होती है। सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 17.5% यानी 17% स्थान आरक्षित हैं। यही नहीं, यह आरक्षण नौकरियों के लिए भी है। आज की मौजूदा हालत देखकर आपको लग ही रहा होगा कि जितने भी जनरल जो जातियां हैं, मीन्स कितनी ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो एफर्ट है, जो सब अफोर्ड कर सके इस चीज़ को, सबकी एक जैसी हैसियत नहीं है। आरक्षण की वजह से मुद्दा बहुत छाया हुआ है। छात्रवृत्तियां दी गई थी इनको। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां योजना के अंतर्गत बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, ठीक है। फिर इनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया गया। केंद्र सरकार इन पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है, जिससे ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ सकें, सिविल सर्विसेज में आ सकें। इनको जो है फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। छात्रावास की सुविधा भी दी जाती थी। विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जैसे कि एनवीएस स्कूल है, नवोदय हैं, इस तरह से काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो इनको सुविधाएं देते हैं जातियों के बच्चों के लिए, यानी इन जातियों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के लिए केंद्र राज्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। केंद्र देता है, किसको? राज्यों को देता है। वर्ष 1993 तक इस कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। यानी बहुत सी सुविधाएं इनको दी गई थी, इनका स्तर उठाने के लिए दी गई थी, लेकिन इनके स्तर उठाते उठाते जो दूसरी जो जातियां हैं वो उनका स्तर जो है डाउन हो गया। कुछ जातियां जो अभी भी पीड़ित हैं, तो आरक्षण मेरे हिसाब से तो ख़त्म कर देना चाहिए। योग्यता के आधार पर सबको मिलना चाहिए। आज के टाइम में कोई गरीब अमीर नहीं है, या तो सभी गरीब हैं या सभी अमीर हैं। शिक्षा पर व्यय, अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर खर्चे में लगातार वृद्धि हुई है। यानी इन पे कम से कम पहले क्या दिया जाता था
3 से 4, 4 से 5, अब 6% और 6 से भी अब बढ़ा दिया गया है। शिक्षा पर खर्चा कौन देता है? सरकार देती है। हर पंचवर्षीय योजनाओं में इनकी शिक्षा पर खर्च के लिए, व्यय के लिए राशि अलग से निर्धारित की जाती है, यानी इनको ज़्यादा राशि दी जाती है। जहाँ जनरल के कितने लग रहे हैं? 1000, वहाँ इनके कितने लगते हैं? 500 लगते हैं, 450 लगते हैं। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण, राज्यों के सभी कॉलेजेस में कुछ समय के लिए ऐसी कक्षाएं लगाई जाती हैं जिसमें इन्हें पढ़ने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स को सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं और वो अतिरिक्त मिलते हैं। यह भी इन जातियों के बच्चों के लिए उपयोगी योजना बनाई गई थी। तो ये उपचारात्मक शिक्षण हो गया, छात्रावास इनको दिया जाता है, ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो ढेबर आयोग के द्वारा सुझाव दिए गए हैं। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। 8 से 16 नंबर के अगर अंदर ये क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और में ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। लिखने का तरीका सब मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल प्री प्लान्ड है, तो आपको सिर्फ लर्न करना है। निष्कर्ष क्या है? उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार द्वारा निम्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ढेबर आयोग ने भी इन जातियों के काफ़ी ढेबर आयोग भी इन जातियों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, आपने आज का क्वेश्चन पढ़ा, ढेबर आयोग क्या होता है, इसके द्वारा सिफारिशें क्या की गई हैं, अनुसूचित जातियां क्या होती हैं। 1 to 1 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग करके बताया है। लिखने का तरीका, कितने नंबर में कितने का लिखना है, अगर अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग पॉइंट्स जो इसमें मैंने बताए, डिस्क्राइब किए हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर पूरा ही पूछा जाता है, सुझाव और सिफारिशें पूछी जाती हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं।